नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां लखीमपुर के प्रभात गुप्ता हत्याकांड का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट बेंच में सुनवाई आज है और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की जमानत पे फैसला आ सकता है। साल 2000 में तिकोनिया में प्रभात गुप्ता की हत्या हुई थी और लखीमपुर खीरी की सेशन कोर्ट ने मामले से बरी किया था। तो मामले में हाई कोर्ट से जमानत पर है अजय मिश्रा टेनी। तो लखीमपुर खीरी की सेशन कोर्ट ने इस मामले में बरी किया था उन्हें। तो मामले में हाई कोर्ट से जमानत पर है अजय मिश्रा टेनी। तो लखीमपुर के प्रभात गुप्ता हत्याकांड का यह मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट में सुनवाई आज है और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की जमानत पर फैसला आ सकता है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, हाईकोर्ट में आज सुनवाई है, क्या कुछ होने की उम्मीद, क्योंकि आज एक जमानत पर भी फैसला आ सकता है इस पे? बिल्कुल, अगर हम देखें तो 8 जुलाई 2000 का ये मामला है, जो कि लखीमपुर खीरी के तिकोनिया थाना क्षेत्र में ये घटना हुई थी, जिसमें अजय मिश्रा टेनी, जो कि वर्तमान में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें प्रभात गुप्ता की हत्या हुई थी। हालांकि पूरे मामले को लेकर संतोष गुप्ता, जो कि प्रभात गुप्ता के पिता हैं, उन्होंने सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जहां से पूरे मामले पर 2004 में ही अजय मिश्रा टेनी बरी हो गए थे। हालांकि पूरा मामला उसके बाद हाई कोर्ट में आया। अब लखनऊ बेंच में अब पूरे मामले की सुनवाई चल रही, जिसको लेकर अजय मिश्रा टेनी की तरफ से उनके वकील ने यह दलील दी थी कि उसको मुख्य पीठ को स्थानांतरित कर दिया जाए। हालांकि पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष साफ कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी किसी भी पीठ को मामले को स्थानांतरित करने से स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया है। अब जिसके बाद पूरा मामला लखनऊ बेंच की हाई कोर्ट में चल रहा है और कहीं न कहीं अब उनकी जमानत को लेकर सुनवाई होनी है, क्योंकि वो लगातार लखनऊ बेंच की हाई कोर्ट से जमानत पर वो बाहर चल रहे हैं और कहीं न कहीं उनकी जमानत को लेकर सुनवाई होती है। मतलब सीधे तौर पर अगर हाई कोर्ट उनकी जमानत को निरस्त करता है तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है या फिर जमानत को आगे हाई कोर्ट बढ़ा सकती है। अब देखना यह है कि पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट क्या रुख अपनाता है, लेकिन यह निश्चित है कि कहीं न कहीं अजय मिश्रा टेनी, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, कम होने के बजाय बढ़ रही हैं, क्योंकि उनके बेटे भी लगातार जेल में हैं। हालांकि उनको जमानत मिली थी, लेकिन बहुत सारे विरोध के बाद दोबारा सरकार के वकील कोर्ट गए और उनकी जमानत निरस्त हो गई थी, जिसके बाद वो फिर से जेल गए। और पूरे मामले को लेकर, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो या उसके अलावा लगातार जो उनके विरोधी हैं वो उनके पीछे लगे हुए हैं और कहीं न कहीं जो पुराने मामले हैं उनमें उनकी परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही। प्रभात गुप्ता हत्याकांड भी 2000 का मामला है, 8 जुलाई सन 2000, लेकिन कहीं न कहीं अब वो मामला जरूर अजय मिश्रा के टेनी के लिए बड़ी फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या टिप्पणी करता है या क्या आदेश देता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन ये कहीं न कहीं निश्चित है कि अजय मिश्रा टेनी की मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं अगर उनकी जमानत आगे नहीं बढ़ती है तो। जी बिल्कुल, एसके वाजपेयी, चूंकि पहले उनके बेटे की मुश्किलें बढ़ी और अब अजय मिश्रा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है। कब तक सुनवाई होगी और कब तक ये तस्वीर सामने होगी कि इस मामले में हाईकोर्ट की क्या रुख रहता है, क्या टिप्पणी रहती है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट पूरी तरीके से सख्त है और कहीं न कहीं इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने अपना पक्ष भी स्पष्ट कर दिया है। जो अर्जी थी अजय मिश्रा टेनी के वकील की तरफ से, उसको भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। सीधे तौर पर जिस बेंच में मामला है, जो बेंच लगातार इस पूरे मामले को लेकर लंबे वक्त से सुनवाई कर रही है, वही इस मामले की सुनवाई करेगी, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं चीजें जरूर तेजी के साथ आगे बढ़ रही हूं। जिस तरीके से हाईकोर्ट का रुख दिखाई दे रहा है वो जरूर कहीं न कहीं ये बता रहा है कि बहुत ही सख्त लहजे में हाईकोर्ट है इस समय और बहुत ज्यादा उम्मीद ये की जा रही है कि चूंकि पूरा मामला लंबे वक्त से हाईकोर्ट सुन रहा है, तो ऐसी स्थिति में कुछ भी बड़ा फैसला हाईकोर्ट की तरफ से आ सकता है। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन लेता है या उनकी जमानत पर क्या सुनवाई होती है, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाता है। चूंकि मामला न्यायालय में है, इसलिए अभी कह पाना कुछ भी जल्दबाजी होगी, लेकिन यह जरूर है कि कहीं न कहीं हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्देश जरूर है कि जिस बेंच के पास पूरा मामला है, जो अभी तक पूरे मामले को समझ चुकी है, जो लगातार बेंच अभी तक सुनवाई कर रही थी, वही इस पूरे मामले को सुनवाई करेगी। तो इससे एक चीज स्पष्ट है कि हाईकोर्ट चाहता है कि कहीं न कहीं चीजें बेहतर ढंग से आगे बढ़ें, जो चीजें अभी तक निकलकर सामने आई हैं उसके हिसाब से फैसला आगे दिया जाए। अब देखना यह है कि किस तरीके का एक्शन होता है या क्या चीजें आगे निकलकर सामने आती हैं। जी
बहुत शुक्रिया इसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे फिर अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो इस मामले में चूंकि अब से कुछ देर बाद ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कौन इसमें हाईकोर्ट का रुख क्या रहता है। चूंकि अजय मिश्रा की जो मुश्किलें हैं वो संभावना ये कि वो बढ़ सकती हैं, और इससे पहले चूंकि उनके बेटे की मुश्किलें बढ़ी थी और परिवार पे जो है मुसीबतें जो हैं वो लगातार आ रही हैं। ऐसे में आज हाईकोर्ट का क्या रुख रहेगा ये देखना बाकी होगा। तो आज हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई है और ये जो मामला है उसको लेकर कई चीजें की जा रही हैं। उधर केंद्र सरकार की रेटिंग में यूपी की बिजली कंपनियां फिसड्डी साबित हुई हैं और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने में बिजली कंपनियां फेल साबित हो रही हैं। इस वक्त ये एक और बड़ी खबर, जहां पश्चिमांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को सी ग्रेड मिला है, जबकि दक्षिणांचल मध्यांचल वितरण निगम को सबसे निचला डी ग्रेड मिला है। तो यूपी में सिर्फ बिजली कंपनियों की सेवाओं में व्यापक सुधार की जरूरत है और केंद्र सरकार की रेटिंग में यूपी की बिजली कंपनियां फिसड्डी साबित हुई हैं। उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने में बिजली कंपनियां फेल साबित हो रही हैं और पश्चिमांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को सी ग्रेड मिला है, जबकि दक्षिणांचल मध्यांचल वितरण निगम को सबसे निचला डी ग्रेड दिया गया है। तो यूपी में सिर्फ इसको ही ए ग्रेड मिल सका है और बिजली कंपनियों की सेवाओं में व्यापक सुधार की जरूरत है। तो केंद्र सरकार की रेटिंग में उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनियों को यह काफी पिछड़ती हुई यहां पे दिखाई दी उपभोक्ताओं को सेवा देने में। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, उत्तर प्रदेश की जो बिजली कंपनियां हैं वो यहां पे फिसड्डी साबित हुई हैं केंद्र सरकार की जो रेटिंग है उसमें। निश्चित तौर से देखिए राजेश, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश बनने की राह में लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जगह जाके इसको विश्व स्तरीय पहचान दिखाने की कोशिश करते हैं। वहीं पे एक बार फिर से जहाँ पे हम कई बार इसमें प्रश्न उठा चुके हैं कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल काम करता है, पर क्या योगी सरकार के जो अधिकारी हैं वो क्या इसमें कोई बात को सुनते नहीं है या फिर उनकी जो योजना सामने निकालते हैं। उसका फिर से एक जीता जाता उदाहरण मिला है कि जिस तरीके से बिजली कंपनियां हैं, चाहे वो पूर्वांचल की बात करेंगे, चाहे पश्चिमांचल विद्युत वितरण की बात करेंगे, चाहे दक्षिणांचल की बात करेंगे, इन सब को जो रेटिंग होती है जो केंद्र सरकार के द्वारा दिया है उससे सी और डी ग्रेड मिला है। तो अपने आप में ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जिस तरीके से चाहे वो पावर सप्लाई की बात करेंगे, चाहे रेवेन्यू जनरेट की बात करेंगे, चाहे पावर ट्रांसमिशन की बात करेंगे, तो इनकी जो पूरी डिटेल्स होती है उसमें इनको उनकी जो कार्य पद्धति होती है उसको पूरा देख के ये रेटिंग दी जाती है। उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो चाहे इन चारों जोन के जो वितरण मध्यांचल हो, चाहे पश्चिमांचल हो, चाहे पूर्वांचल हो, इनके जो वितरण निगम है इनमें की जो ग्रेडिंग की गई है वो सी और डी ग्रेडिंग में की गई है। तो कहीं ना मनीष से संपर्क टूट गया। वो बता रहे थे कि कैसे एक तरफ तो चूंकि दावे सरकार कर रही है कि उत्तर प्रदेश में बेहतर बिजली व्यवस्था को किया गया, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र ने जो रेटिंग दी है उसमें उत्तर प्रदेश की जो बिजली कंपनियां हैं उसमें ऐसा लगता है जैसे इन सेवाओं में व्यापक सुधार की जरूरत है। तो केंद्र सरकार की रेटिंग में उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनियां फिसड्डी साबित हुई हैं और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने में बिजली कंपनियां फेल साबित हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। आजम खान की विधायकी पर आज फैसला आना है और रामपुर सेशन कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। रामपुर उपचुनाव की अधिसूचना भी टाली गई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते नोटिफिकेशन टला है। हेट स्पीच केस में आजम को 3 साल की सजा हुई है और सजा के बाद आजम से उनकी विधायकी छीन ली गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जरूर उनको थोड़ी राहत मिली थी, तो रामपुर उपचुनाव की अधिसूचना भी टाली गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते नोटिफिकेशन टला है और आज आजम खान की विधायकी पर फैसला आएगा। तो हेट स्पीच केस में आजम खान को चूंकि 3 साल की सजा हुई और सजा के बाद आजम खान से उनकी विधायकी छीनी गई। आजम खान की विधायकी पर आज फैसला आएगा और रामपुर सेशन कोर्ट इस पर अपना फैसला देगा।
हालांकि आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से जरूर राहत मिली है, लेकिन अब सेशन कोर्ट क्या रुख रखता है इस पे यह देखना बाकी। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते ही नोटिफिकेशन टला है। पूरी चुनाव प्रक्रिया जो है रामपुर में, उसको फिलहाल रोक दिया गया है, जिसे आजम खान के लिए एक राहत माना जा रहा है। लेकिन सेशन कोर्ट का रुख क्या रहेगा, टिप्पणी क्या रहेगी, फैसला क्या रहेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। तो रामपुर सेशन कोर्ट में आज इस पर फैसला आएगा। और नोएडा सेक्टर 120 स्थित आम्रपाली जोडीएफ सोसाइटी में पुलिस से बचने के लिए दुष्कर्म के आरोपी ने अपनी कार दौड़ा दी। उसने सोसाइटी के गेट पे तैनात सिक्योरिटी गार्ड को भी टक्कर मार दी और गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकला। पुलिस ने उसके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि इस शख्स पे कंपनी में ये जीएम के पद पे तैनात है और करीब 1.5 महीना पहले आरोपी के खिलाफ उसके साथ कंपनी में काम करने वाली महिला ने दुष्कर्म का आरोप लिखवाया था, मुकदमा दर्ज कराया था। और इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी करने के लिए रात को पुलिस सोसाइटी पहुंची और इसी बीच यह शख्स पुलिस के आने की भनक इसको लग गई। उसने तुरंत अपनी गाड़ी में वो बैठा और उससे भागने की कोशिश की। जब इसे रोकने की कोशिश की सिक्योरिटी गार्ड ने, तो इसने उसको भी टक्कर मार दी, जो घायल हुए। एक पुलिसकर्मी भी तस्वीर में दिखाई दे रहा है और वहां से यह शख्स फरार हो गया। अब इस पे एक दुष्कर्म का मामला पहले से दर्ज था, एक और मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस अब लगातार तलाश कर रही है। और उत्तर प्रदेश में 8,496 मदरसों का सर्वे पूरा हो चुका है और 60 जिलों ने सर्वे रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करा दी है। बाकी बचे 15 जिलों की सर्वे रिपोर्ट भी जल्द दे दी जाएगी। तो सर्वे चूंकि बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश के मदरसों का हुआ और कई जिलों ने अपनी रिपोर्ट शासन तक पहुंचा दी है, कईयों की होना बाकी है और करीब 15 जिलों की सर्वे रिपोर्ट भी जल्द दी जाएगी। तो यूपी में 8,496 मदरसों का सर्वे पूरा हो चुका है और 60 जिलों ने सर्वे रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करा दी है, जबकि 15 जिले अभी बचे हैं और बाकी बचे 15 जिलों की सर्वे रिपोर्ट भी जल्द दी जाएगी। तो 60 जिलों ने सर्वे रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई है और 15 जिले अभी बाकी हैं जिनकी रिपोर्ट नहीं पहुंची। कहा यह जा रहा है कि वो बचे हुए 15 जिले भी जल्द अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करवाएंगे। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां महिला लेखपाल के घर का ताला तोड़ के चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और 5 लाख रुपए के जेवरात और 80,000 रुपए कैश चोरी हुए हैं। ओमिक्रॉन 1 सेक्टर के सदर तहसील में तैनात है महिला लेखपाल और ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना इलाके का यह मामला है, जहां चोर बेखौफ है। इन्हें कोई डर नहीं, ना पुलिस का, ना प्रशासन का, ना कानून का, ना सिस्टम का। और आए दिन चोरी की वारदातें कहीं ना कहीं से सामने आ रही हैं। तो ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना इलाके का यह मामला, जहां महिला लेखपाल के घर पे चोरी हुई और ताला तोड़कर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। 5 लाख रुपए के जेवरात और 80,000 रुपए कैश चोरी होने का आरोप महिला ने लगाया है। ओमिक्रॉन 1 सेक्टर के सदर तहसील में यह महिला लेखपाल तैनात है और ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना इलाके का यह मामला है, जहां चोरों को ना पुलिस का डर है, ना प्रशासन का, ना कानून का और आए दिन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो ओमिक्रॉन 1 सेक्टर के सदर तहसील में तैनात है महिला लेखपाल और ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना इलाके का यह मामला, जहां महिला लेखपाल के घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ निशांत शर्मा नोएडा से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, चोर यहां बेखौफ, ना उन्हें पुलिस का डर है, ना कानून का, और यहां महिला लेखपाल के घर ही चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। देखिए, एक हाईराइज सोसाइटी के अंदर इस तरीके से चोरों का आतंक और जिस तरीके से 5 लाख रुपए और 80,000 के लगभग जेवरात
चोरी करने के बाद जो चोर जो है फरार हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक महिला जो लेखपाल है, जो सरकारी कर्मचारी है, उसके घर पर ये चोरी हो जाती है। तमाम तरीके से सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अब जो है पुलिस द्वारा एक FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, तमाम तरीके से आरोप उठ रहे हैं कि 5 लाख रुपए के जेवरात और 80,000 रुपए कैश चोरी हो गया है। ये ओमिक्रॉन सोसाइटी का मामला है। हालांकि अब पुलिस जो है चोरों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पूरी तरीके से जो चोर है वो बेखौफ है। बहुत शुक्रिया निशान जानकारी के लिए। तो चोरों में ना पुलिस का डर है ना प्रशासन का, और यहाँ पे महिला लेखपाल के घर पे चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगी डिंपल यादव। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। डिंपल यादव का नाम जो है उन पे मोहर लगी है। हालांकि पहले अक्षय के यहाँ पे लड़ने की उम्मीद थी, लेकिन अब डिंपल यादव जो है वो चुनाव लड़ेंगी। और इसको लेकर कई बार परिवार में भी जो बयानबाजियां हैं वो हुई हैं। शिवपाल यादव ने भी बयानबाजी की थी, और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का नाम है और उन पे मोहर लगी है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगी डिंपल यादव। नदीम हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। नदीम, डिंपल यादव के नाम पे मोहर लगी है, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगी वो। देखिए, सबसे पहले नाम चला था तेज प्रताप यादव का। किसी कारणवश परिवार में जो कलह दिख रही थी वो कलह अब खुल के सामने आ गई। इसके चलते नाम में परिवर्तन होने की प्रबल उम्मीद दिख रही है। इसके चलते बहुत जल्दी समझते जो टाइम निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है कि 2 बजे तक डिंपल यादव के नाम की ऑथेंटिक घोषणा हो जाएगी। हालांकि आज से मैनपुरी में उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस ने पूरी कलेक्ट्रेट को छावनी में तब्दील कर रखा है। और हालांकि देखने की बात ये होगी कि डिंपल यादव के सामने बीजेपी अपना कैंडिडेट किसको उतारेगी। लेकिन नदीम, क्या डिंपल यादव के चुनाव लड़ने से चाचा भतीजे के बीच में जो नजदीकियां बढ़ रही थी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद, क्या वो फिर दूरियां बढ़ सकती हैं? क्या यहां का जो समीकरण शिवपाल के हिसाब से था, क्या वो उसी हिसाब से हो रहा है, या फिर यहां दूरियां परिवार में और इस वजह से बढ़ सकती है कि डिंपल यादव यहां से चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, ये संभव है, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि अभी ऑथेंटिक घोषणा होने के बाद इस चीज को स्पष्ट रूप से कह सकेंगे, क्योंकि डिंपल यादव का नाम जो है शिवपाल चाचा की तरफ से नहीं आया है। डिंपल यादव का नाम पार्टी के शीर्ष नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव की तरफ से यादव के माध्यम से नाम आ रहा है, और जिसकी घोषणा 2 बजे तक होने की उम्मीद जा रही है। हालांकि हम अभी तक जो मेरे सूत्र कह रहे हैं वो डिंपल यादव के नाम पर ही सहमति बनाई गई है। जी, ऐसे में चूंकि पहले चर्चाएं थी कि तेज प्रताप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब अचानक डिंपल यादव के नाम पे मोहर लगी है। अंदर खाने में क्या चल रहा है नदीम? चूंकि समाजवादी पार्टी चुनाव को लेकर कितनी गंभीर दिखाई दे रही है? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी गंभीरता की अगर बात की है तो मैनपुरी समाजवादी का गढ़ था, गढ़ है, गढ़ रहेगा। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना समाजवादी पार्टी का है। और ये समाजवादी पार्टी उसी को लेकर किसी की तरीके कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है, जिसको लेकर जो फैसला लिया जा रहा है। उनको लगता है कि तेज प्रताप यादव कमजोर कैंडिडेट थे, इसीलिए से तेज प्रताप यादव का नाम काटकर डिंपल यादव का नाम प्रेजेंट किया गया है। और सबसे बड़ी जो मार्जिन जो आती है वो जसवंत नगर विधानसभा से आती है, जहां से जसवंत नगर विधानसभा से शिवपाल यादव विधायक हैं खुद। ठीक है नदीम, आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव डिंपल यादव लड़ेंगी, पहले तेज प्रताप की चर्चाएं थी, इसके क्या मायने हम समझे? देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सैफई खानदान में मैनपुरी सीट को लेकर के जबरदस्त उठापटक चल रही थी कि आखिर किसे मुलायम सिंह यादव का उत्तराधिकारी माना जाएगा, किसे मुलायम सिंह यादव की जो राजनीतिक विरासत है उसका उत्तराधिकारी माना जाए मैनपुरी से। क्योंकि यूं तो पार्टी अखिलेश यादव को के पास आ चुकी है, पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव है, लेकिन मैनपुरी को मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता था। और ऐसे में उस सीट को कौन जो है भरपाई करेगा, इसको लेकर उठापटक चल रही थी। तेज प्रताप यादव का नाम लगभग फाइनल था, लेकिन उस बीच में शिवपाल यादव की एंट्री होती है। शिवपाल यादव ने जबरदस्त तरीके से दावेदारी की और साफ तौर पर कहा
कि या तो नेताजी या फिर मैं। नेताजी जब तक थे मैंने कभी दावेदारी नहीं की, लेकिन अब नेताजी की उस विरासत पर असली हक मेरा है, क्योंकि मैंने शुरुआत से उनके साथ संघर्ष किया है। और इसी को लेकर अभी 2 दिन पहले ही शिवपाल यादव का एक बयान भी आया था। उनकी साफ तौर पर वो जो कटुता, वो जो बगावत की आवाज थी, वो दोबारा सुनाई दी थी। उन्होंने कहा था कि अखिलेश चाटुकारों से घिरे हुए, तभी तय हो गया था कि शिवपाल यादव को मौका नहीं मिलने जा रहा। लेकिन बगावत को थामने के लिए अखिलेश यादव ने सबसे जो सुरक्षित तरीका है वो डिंपल यादव के रूप में निकाला। डिंपल यादव की जो है मैनपुरी से जो है दावेदारी के बाद अब परिवार के अंदर की जो बगावत है वो थम जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि न डिंपल यादव का विरोध शिवपाल यादव कर पाएंगे, न डिंपल यादव का विरोध तेज प्रताप कर पाएंगे, और न ही कोई दूसरा प्रत्याशी कर पाएगा। सीधे तौर पर यह सोचा गया कि एक तो डिंपल यादव के लिए एक सेफ सीट तलाश की जा रही थी। पहले से, जब से कन्नौज से वो हारी है उसके बाद से ही चर्चाएं थी कि आखिर डिंपल यादव को राजनीतिक अगर कद को आगे बढ़ाना है तो कोई सेफ सीट की तलाश थी। और मुलायम सिंह यादव के रहते हुए भी ये स्ट्रेटजी समाजवादी पार्टी के अंदर बन रही थी कि डिंपल यादव को अगली बार मैनपुरी से लड़ाया जा सकता है। लेकिन अब तो चूंकि मुलायम सिंह यादव नहीं रहे तो ऐसे में वो सीट भी वैकेंट हुई है, और इस तरीके से एक सेफ सीट की जो तलाश थी वो डिंपल के तौर पर पूरी की गई है। साथ ही जो परिवार की रार को थामने के लिए भी डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया गया। हम पहले से न्यूज वन इंडिया लगातार ये बात कह रहा था कि चूंकि परिवार के अंदर बगावत हो रही है, ऐसे में डिंपल यादव को प्रत्याशी बना करके बीच का रास्ता निकाल सकते हैं अखिलेश यादव, और आखिरकार वही हुआ। डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया गया। डिंपल यादव की प्रत्याशिता के साथ जो तमाम विवाद हैं वो थमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस बीच में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होगा कि बीजेपी क्या करती है। बीजेपी जिस तरह से कयास लग रहे हैं कि क्या अपर्णा को चुनाव मैदान में उतार सकती है, तो क्या अब देवरानी जेठानी एक साथ चुनाव मैदान में आएंगी, क्या अपर्णा डिंपल के खिलाफ चुनाव लड़ना स्वीकार करेगी। ये वो तमाम फैक्टर हैं जो अब गेंद बीजेपी के पाले में है। बीजेपी इंतजार कर रही थी कि सैफई से कौन सा चेहरा सामने आता है, उसके हिसाब से प्रत्याशी खड़ा करना, और ये इसके संकेत अखिलेश यादव ने कल ही दे दिए थे। कल जिस तरीके से उन्होंने जिलाध्यक्ष बदला, आनंद फानन में यादव जिलाध्यक्ष को बदल करके वहां से शाक्य, जो पूर्व मंत्री शाक्य है, उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया जो है, तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन था। इसके पीछे वजह एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि बीजेपी शाक्य प्रत्याशी को जो है वहां से मौका देती रही, और इस बार भी प्रेम नारायण शाक्य प्रत्याशी को वहां उनको उतार सकती है जो है। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि जातीय समीकरण भी अखिलेश यादव ने साधा, और साथ ही परिवार के विवादों को भी थामा, और इसके साथ डिंपल की प्रत्याशिता का ऐलान हो गया। यानी अब डिंपल यादव अपने ससुर की विरासत को आगे बढ़ाएंगी, अपने ससुर की पारंपरिक सीट को आगे बढ़ाएंगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि डिंपल यादव के नाम को लेकर के सैफई परिवार में भी सहमति बन सकती है। उसमें जो बगावत थी वो अंदर खाने कुछ भी रहे, लेकिन अब खुल करके डिंपल का विरोध शायद ही कोई करे, क्योंकि परिवार की बहू, परिवार की जो है एक जो है बेटी चुनाव मैदान में है, तो जाहिर तौर पर विरोध नहीं होगा। लेकिन ब्रिजेश जी, जो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो हमें दिख रहा था कि चाचा भतीजा जो हैं वो नजदीक आ रहे हैं, उनकी दूरियां कम होंगी, क्या इस नाम के बाद, डिंपल यादव के नाम के बाद, वो दूरियां फिर से बढ़ती हुई दिखाई देंगी? देखिए, दूरियां बढ़ गई हैं। जिस तरीके से 2 दिन पहले शिवपाल यादव ने एक दावा किया कि प्रसपा असली समाजवादी है और हमारे साथ असली समाजवादी, हम असली समाजवादी पार्टी हैं, और अखिलेश चापलूसों से घिरे हैं। ये 2 बयान अपने आप में बेहद अहम थे, और ये बता रहे थे कि जो सीज फायर किया गया था उस बीच में जो है, तो वो दोबारा से वायलेट हो गया है। दोबारा से वो जो है दोनों के बीच में जो है अदावत हो गई, और अदावत के पीछे वजह कुछ और नहीं, केवल और केवल मैनपुरी थी। परिवार में बैठक हुई, ये तय किया गया कि अखिलेश यादव राज्य की सियासत को संभाले और शिवपाल यादव केंद्र की सियासत करें। यानी मैनपुरी की सीट अगर शिवपाल यादव को दे दिया जाए तो वो केंद्र की सियासत करेंगे और अखिलेश यादव राज्य की सियासत करेंगे जो है। लेकिन अखिलेश यादव को ये मंजूर नहीं था, और आखिरकार जो है वो नहीं चाहते थे कि शिवपाल यादव किसी भी तरीके से अब समाजवादी पार्टी के किसी भी पद से चुनाव लड़े, और उन्होंने उनके प्रत्याशिता को खारिज कर दिया। और यही बात दोनों के बीच में अदावत की वजह बन गई है। एक बार फिर से वो दूरियां बढ़ गई हैं, एक बार फिर से वो तलखियां बढ़ गई हैं, और कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के उन बयानों के पीछे यही मायने थे। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि आखिर शिवपाल यादव का अगला कदम क्या होता है। शिवपाल यादव भितरघात करेंगे, यूं तो इस बात की संभावना कम है कि डिंपल यादव के खिलाफ जो है शिवपाल कोई बयान दें या शिवपाल किसी भी तरह का कोई कैंपेन करें, क्योंकि यही सबसे बड़ी स्ट्रेटजी थी अखिलेश यादव की कि शिवपाल को अगर आपको थामना है तो केवल डिंपल ही वो चेहरा है जो शिवपाल को थाम सकती है।
शिवपाल को जो है कि बगावत को रोक सकती है। अन्यथा उन्हें मालूम है कि अगर शिवपाल विरोध करेंगे तो मैनपुरी में सपा को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब सिर्फ निशाना इस बात को लेकर के है कि क्या अपर्णा को बीजेपी प्रत्याशी बनाती है। अगर अपर्णा को बीजेपी प्रत्याशी बनाती है तब यह देखना दिलचस्प होगा कि शिवपाल यादव किसके साथ खड़े होते हैं। शिवपाल यादव अपर्णा के साथ खड़े होते हैं या डिंपल के साथ खड़े होते हैं, या फिर न्यूट्रल रह करके अंदर खाने जो है किसकी मदद करते हैं। ये बेहद ही जो है दिलचस्प होगा। तो इस वक्त कहीं ना कहीं मैनपुरी की सियासत एक दिलचस्प मुहाने पर आके खड़ी हो गई है। ये लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। अब बीजेपी अपने प्रत्याशी का नाम का ऐलान करेगी, उसके बाद ये लड़ाई खुलेगी, उसके बाद ये तय होगा कि कौन किसके साथ खड़ा है और क्या कोई बगावत समाजवादी पार्टी की इस गढ़ को जो है भेद पाती है। ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। नदीम आपका भी बहुत शुक्रिया। तो समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट भी किया है और उस ट्वीट में लिखा है कि समाजवादी पार्टी द्वारा लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी उपचुनाव 2022 हेतु श्रीमती डिंपल यादव पूर्व सांसद को प्रत्याशी घोषित किया गया है और अब मैनपुरी की जो सियासत है वो बेहद दिलचस्प मोड़ पे पहुंच चुकी है। देखना होगा बीजेपी का अगला कदम क्या होगा।